Hello guys, welcome to the channel H2O, the A to Z of chemistry. आज हम शुरू करने जा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 6, बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले देखे हुए हों। पिछले लेक्चर में हम ग्रुप 1 एलिमेंट्स दैट इज द अल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे। इनफैक्ट लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स को ही डिस्कस किया है और आज हम उस डिस्कशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। यहाँ पे आज केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश होंगी, राइट। और आज के इस लेक्चर का टॉपिक क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो एडवांस हो, जेई, चाहे नीट हो, एम्स हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अगर हम स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देखें तो हर एक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आता है। तो हम आज इसको बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। हमने एक बहुत अच्छा एफर्ट पुट इन किया है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में इस लेक्चर को आपके लिए प्रिपेयर किया है कि एक थरो अंडरस्टैंडिंग आपको हो। और जब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियसली क्वेश्चन गलत होने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, एंड आई होप कि आप ये लेक्चर हमारे साथ एंजॉय करेंगे। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है उसका एक जल्दी से क्विक रीकैप हमारे हैव एन एज सेक्शन से। सो हमारा हैव एन एज सेक्शन क्या होता है? वो ये होता है जो कि आपको कॉम्पिटिशन्स में हमेशा बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हम यहाँ पे आपके लिए ऐसी चीजें पुट करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको क्विक रिविजन में हेल्प करते हैं, या ऐसी चीजें जो कि आपको अपने फेलो स्टूडेंट्स से ज्यादा ऊपर उठा देंगी, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो आज के इस हैव एन एज सेक्शन में सबसे पहले क्या है, पिछले सारे केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे शॉर्ट में आपके लिए लिख दिया है, सो दैट कि आप उनको जल्दी से रिवाइज कर सकें अपने एग्जामिनेशन से पहले। तो सबसे पहले हमने लेक्चर नंबर 4 में 3 रिएक्शंस को सीखा था। रिएक्शन वाटर के साथ, तो वाटर के साथ जब भी अल्कली मेटल्स रिएक्ट करेंगे तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेंगे और हाइड्रोजन इवॉल्व होगा, और ये जो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस दैट आर नोन। उसके बाद हमने सीखा अल्कली मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अगर एक लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वो सारे के सारे अल्कली मेटल्स कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे, जबकि अगर एक्सेस होगा ऑक्सीजन का तो लिथियम सिर्फ ऑक्साइड फॉर्म करेगा, सोडियम परऑक्साइड फॉर्म करेगा, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। फिर हमने स्टडी किया ऑक्सीजन नहीं, एयर के साथ रिएक्शन। तो एयर के अंदर ऑक्सीजन होगी, एयर के अंदर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होगी, तो ये सब प्रोडक्ट्स तो बनेंगे ही बनेंगे। मगर अगर वो जो एयर है वो मॉइस्ट एयर होगी तो ये सारे ऑक्साइड्स, प्लीज डू रिमेंबर, वाटर के साथ रिएक्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देंगे, तो एंड प्रोडक्ट एक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और साथ ही में एयर के अंदर क्या होता है? एयर के अंदर नाइट्रोजन भी होता है। सो अगेन वहां पे प्लीज डू रिमेंबर कि लिथियम एक अकेला ऐसा अल्कली मेटल है जो कि नाइट्रोजन ऑफ द एयर के साथ डायरेक्टली कंबाइन करके लिथियम नाइट्राइड फॉर्म कर सकता है। सोडियम भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, बट दैट इज अंडर अ वेरी हाई प्रेशर, और वहां पे वो फॉर्म करता है सोडियम अजाइड। नाइट्राइड फॉर्म करने वाला एक ही अल्कली मेटल है, दैट इज लिथियम, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। किस तरह के हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं? आयनिक हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं, जिन्हें आपने डिटेल में स्टडी किया था जब आप हाइड्रोजन एंड इस कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे थे। एक्सक्यूज मी। तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी के साथ ये रिएक्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंग आइड्स फॉर्म करेंगे। तो आइड्स क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। तो फॉस्फोरस के साथ कंबाइन करके फॉस्फाइड्स फॉर्म करेंगे, आर्सेनिक के साथ आर्सेनाइड्स, और एंटीमनी के साथ स्टिबेनाइड्स। तो स्टिबेनाइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि एंटीमनी का जो लैटिन नेम है दैट इज कॉल्ड एस्टिबियम,
ठीक है। फिर उसके बाद आया सल्फर के साथ रिएक्शन करके सल्फाइड्स फॉर्म करते हैं, सिलिनियम के साथ सेलेनाइड्स, टेलुरियम के साथ टेलुराइड्स और हेलोजेंस के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग हेलाइड्स फॉर्म करते हैं, फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स। और ये जो लास्ट रिएक्शन आप देख रहे हैं अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अल्कली मेटल्स कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइड्स फॉर्म करते हैं। वेल ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं और इससे पहले और बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल में इसको हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, और ऐसी स्टडी करेंगे कि आप उसको भूलेंगे नहीं अपने एग्जामिनेशन तक। सो हम शुरू करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ द अल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया। तो वेल जब हम अल्कली मेटल को डिसॉल्व करेंगे लिक्विड अमोनिया में तो वो देंगे एक डीप ब्लू कलर की सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन होती है कंडक्टिंग इन नेचर, उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। वेल अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये एक सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। सो सोल्यूशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने छोटे होते से पढ़ते आ रहे हो कि एक ग्लास पानी का लिया, उसमें आपने थोड़ी सी चीनी मिलाई, उसको स्टर किया, तो वो क्या बन जाती है, एक शुगर सॉल्यूशन। बिल्कुल वैसे ही हमने एक अल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डाला और उसने फॉर्म की एक सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन का कलर क्या है, डीप ब्लू कलर है। ठीक है, अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हुआ क्या। वेल जब हमने अल्कली मेटल को अमोनिया में डाला तो वो X + Y मोल्स अमोनिया के एक मोल अल्कली मेटल के साथ कंबाइन करके फॉर्म करता है M पॉजिटिव NH3X, जिसे हम बोलते हैं अमोनिएटेड केटायन, और साथ ही में एक इलेक्ट्रॉन विद अगेन NH3Y, और वो फॉर्म करता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो हुआ क्या है, यहाँ पे अल्कली मेटल आयनाइज हुआ लिक्विड अमोनिया के अंदर और फॉर्म किया M पॉजिटिव। M पॉजिटिव बना तो साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, और वो ये इलेक्ट्रॉन, और दोनों के दोनों सराउंड हो गए अमोनिया मॉलिक्यूल से, और इसे हम बोलेंगे अमोनिएटेड केटायन, और इसे हम बोलेंगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एब्सॉर्ब कर सकते हैं एनर्जी, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकते हैं, इमिट कर सकते हैं, एंड दे डू दैट इन द विजिबल रीजन ऑफ लाइट, और उससे कलर जो आता है सोल्यूशन का वो एक ब्लू कलर सोल्यूशन आता है। ठीक है, अब ये जो सोल्यूशन है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं तो ये गुड कंडक्टर्स बन जाएंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो ये सोल्यूशन पैरामैग्नेटिक बन जाएगी। मगर अगर हम इस सोल्यूशन को फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे तो ये एक डीप ब्लू कलर देगा, मगर अगर हम इसको ऐसे ही थोड़ी देर पड़े रहने दें तो ऑन स्टैंडिंग they are slowly going to liberate hydrogen resulting in the formation of amide। तो फिर क्या होगा, ये जो अमोनिएटेड केटायन था वो रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ और फॉर्म करेगा अमाइड। ठीक है, तो क्या बन जाएगा MnH2 और साथ में रिलीज होगा हाइड्रोजन। और अगर हमारे पास ये जो सोल्यूशन है ये एक डाइल्यूट सोल्यूशन है जिसका डीप ब्लू कलर होता है, अगर हम इसको कंसंट्रेट कर दें का मीनिंग क्या होगा कि हम लिक्विड अमोनिया के अंदर अगर थोड़ा अल्कली मेटल डालते हैं तो वो एक डाइल्यूट सोल्यूशन है, अगर हम ज्यादा अल्कली मेटल डाल देंगे तो वो एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर आप कहो कि आपने थोड़ी सी चीनी डाली या ज्यादा चीनी डाली तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो एक डीप ब्लू कलर नहीं होगा, वो एक ब्रॉन्ज कलर होगा, उसमें एक मेटालिक लस्टर होगा और वो होगा डायामैग्नेटिक। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये सारी आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है। इसको अंडरस्टैंड करना और डेप्थ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको ये सब चीजें मगअप करनी पड़ेंगी। ठीक है, कि एक अल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डाला, वो एक डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन आया और वो जो उसमें अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स और केटायंस की वजह से वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसलिए वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, स्लोली हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे, अमाइड फॉर्म करेंगे, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का ये कलर होगा। अगर आप इसको ऐसे ही मगअप करना चाहते हैं तो आप इस लेक्चर को यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं, मगर अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हो कि ये ऐसा सब क्यों हो रहा है तो वेल
अब हम इसकी धीरे धीरे करके अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, और वो एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई तो वेल उसके बाद आपको शायद इसको अपने एग्जामिनेशन तक दोबारा से रिवाइज भी ना करना पड़े, आपको ये हमेशा याद रहेगा। तो चलिए, अगर आप आगे इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में तो लेट अस मूव ऑन। सो अब हमें अंडरस्टैंड क्या करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है पहले ये वाली इक्वेशन, ठीक है, जिसमें जब हमने अल्कली मेटल को अमोनिया में डाला और उसने अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म किए और अमोनिएटेड केटायन फॉर्म किया। तो इसमें सबसे पहले प्लीज डू रिमेंबर कि जो अल्कली मेटल है वो इस केस में सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है, तो वो है सोल्यूट, और अमोनिया क्या है, सॉल्वेंट। इसके अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, हमने वाटर एज अ सॉल्वेंट नहीं लिया है, ये सारे का सारा लिक्विड अमोनिया है। बिल्कुल जैसे कि आप कोई सॉल्ट वाटर में डालते हो, यहाँ पे हमने एक अल्कली मेटल को क्या किया है, लिक्विड अमोनिया में डाला है। और दूसरी रिएक्शन हमने क्या अंडरस्टैंड करनी है कि हमारे पास ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे जो AM लिखा है हमने M पॉजिटिव के साथ, दैट इज डिनोटेड सोल्यूशन इन अमोनिया। तो हमने अमोनिएटेड सोल्यूशन लिया था, जिसको हमने अल्कली मेटल को अमोनिया में डाला, उसके बाद हमारे पास M पॉजिटिव NH3 आ गए, हमने उसको शॉर्ट में यहाँ पे M पॉजिटिव AM लिखा है कि हमने अल्कली मेटल की अमोनिया में सोल्यूशन फॉर्म किया है, ठीक है। तो साथ में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स थे और अमोनिया था, और इनमें आपस में लॉन्ग स्टैंडिंग पे या हीट करने पे या किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकता है, और वो क्या फॉर्म करेंगे, एक अमाइड, और साथ में हाइड्रोजन रिलीज होगा, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करने वाले हैं एक ऐसी रिएक्शन के साथ जो कि आपने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ी थी और जो कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। और वो रिएक्शन क्या थी कि अल्कली मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और साथ में हाइड्रोजन रिलीज करता है। और इस रिएक्शन को वेल मैं सबसे पहले आपको इसके साथ कंपेयर करके अंडरस्टैंड कराऊंगी कि ये भी एक रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन है। इस केस में भी अल्कली मेटल अमोनिया के साथ रिएक्ट करके एक कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे अल्कली मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है। तो इन दोनों का जो बेसिस मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है, आप समझ सकते हो कि वो सिमिलर होगा, तो इनको अंडरस्टैंड करना ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्कली मेटल को मानते हैं कि सोल्यूट है, वाटर को सॉल्वेंट है। तो जब हमने अल्कली मेटल को वाटर में डाला तो क्या हुआ, हमने इसको अगेन लेक्चर नंबर 4 में स्टडी किया था, जब हम बात कर रहे थे कि लिथियम का नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट क्यों है। तब वहां पे हमने अंडरस्टैंड किया कि जब हमने अल्कली मेटल को लिया और वाटर में डाला, तो पहले अल्कली मेटल एक सॉलिड था, उसको हमें चेंज करना था किसमें, अल्कली मेटल के आइसोलेटेड गैशियस एटम्स में। तो मेटालिक बॉन्ड्स को तोड़ के गैशियस एटम्स फॉर्म किए। हीट इन्वॉल्व क्या थी जो हमें देनी पड़ी, हीट ऑफ एटमाइजेशन या हीट ऑफ सब्लिमेशन, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने इस गैशियस एटम को अगेन हीट सप्लाई की, जिस वाज इक्वल टू द आयनाइजेशन एंथैल्पी, जहां पे ये बना M पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ठीक है। अब क्योंकि ये रिएक्शन वाटर में हो रहा था, तो अब हमारे पास साथ में वाटर भी है, हम इसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ ब्रेक कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द हेस लॉ इनटू वेरियस स्टेप्स, कि ये सब कुछ एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अब हमारे पास M पॉजिटिव है गैशियस और साथ में है वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स से हाइड्रेट हो जाता है। क्यों हाइड्रेट हो जाता है, हमने ये भी अंडरस्टैंड किया है कि हमारे पास अगर ये केटायन है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक डायपोल होगा। ऑक्सीजन पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे इनके बीच में क्या होगा, एक आयन डायपोल इंटरैक्शन, राइट। और उसकी वजह से ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आयन, राइट। तो इस तरीके से अल्कली मेटल का हाइड्रेटेड आयन बना वाटर सॉल्यूशन में। अब इससे आगे की कहानी क्या है, इससे आगे की कहानी ये है कि ये जो वाटर है ये भी एज वाटर नहीं रहेगा, ये क्या होगा, अब सेल्फ आयनाइज हो सकता है वाटर, किसमें आयनाइज हो सकता है, इनटू H आयंस एंड OH आयंस। तो अब हमारे पास अगर कंप्लीट रिएक्शन देखें तो हमारे पास अल्कली मेटल सॉलिड था, हमने उसको वाटर में डाला, तो जो
अल्कली मेटल था, उसके हाइड्रेटेड आयंस बन गए, इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हुए और वाटर के OH आयंस और H पॉजिटिव आयंस बन गए। ठीक है, यहां तक आई होप सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अल्कली मेटल के अराउंड सराउंड किए हमें वो नहीं मालूम है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं x। ये x मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको ये समझाना था कि ये NH3x का मीनिंग क्या है। तो इसका भी मतलब एग्जैक्टली वही है कि जैसे यहाँ पे अल्कली मेटल के आयंस वाटर के साथ हाइड्रेट हो गए, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी अल्कली मेटल का जब कैटायन बना तो वो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रेट हो गया। ठीक है, तो अब हम पहले अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, फिर वापस इस रिएक्शन पे जाएंगे। ओके, तो हमारे पास ये क्या है, M पॉजिटिव एक्वस है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल से ये सराउंड हो गया, सॉल्वेट हो गया, हाइड्रेट हो गया। अब अगर हम इसको आगे देखेंगे तो वेल M पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म करेगा, MOH फॉर्म करेगा, मगर क्योंकि ये एक एक्वस सॉल्यूशन है और ये MOH एक अल्कली मेटल का बेस है, तो वो हमेशा ही बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये हमेशा ही अपनी एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज्ड फॉर्म में ही रहेगा। तो ये हमेशा ही एक्चुअली में M पॉजिटिव हाइड्रेटेड आयंस रहेंगे और साथ में OH आयंस रहेंगे। मगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं, वेल ये भी नेगेटिवली चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज हमेशा, कोई भी चार्ज हो वो हमेशा अनस्टेबल इन नेचर होता है और वो अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, राइट। तो जैसे ये M पॉजिटिव ने अपने आप को स्टेबलाइज किया हाइड्रेट करके, बिल्कुल वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स भी अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश में उनको क्या मिल जाता है, एक H पॉजिटिव मिल जाता है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो एक H पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन का एटम। हाइड्रोजन का एटम अगेन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s1 कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर इसको भी एक हाइड्रोजन का एटम साथ में मिल जाए, एक मॉलिक्यूल बन जाए, तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगी, इसलिए ये क्या फॉर्म करेगा, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। सो टोटल रिएक्शन में क्या हुआ, हमारे पास अल्कली मेटल था, वाटर था, दोनों ने रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। ठीक है, सो हम इसी लाइंस पे अब अपनी बाकी की दोनों ऊपर की इक्वेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। सो ये हमारी जो वाटर की इक्वेशंस हैं वो दोबारा से लिखी हुई हैं। अब हम अगली को अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे जब हमारे पास अमोनिया के साथ जब हमने अल्कली मेटल को डाला तो क्या हुआ, तो हमारे पास अगेन क्या है कि मेटल है सॉलिड में, हमने उसको गैशियस में कन्वर्ट किया मेटालिक बॉन्ड्स को ब्रेक करके, फिर मेटालिक बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, गैशियस एटम्स आएंगे तो उसका आयनाइजेशन हुआ इनटू M पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद ये M पॉजिटिव अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के साथ अब सॉल्वेट हुआ। ठीक है, जैसे वाटर के साथ सॉल्वेशन हुई थी, अब यहाँ पे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स से सराउंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे M पॉजिटिव है और अगेन अमोनिया भी एक डायपोल है, right? So nitrogen will be having a partial negative charge and hydrogen will be having a partial positive charge, and therefore there is going to be a ion dipole interaction here also. इसलिए हम देखते हैं कि M positive NH3X बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने वाटर के केस में देखा था कि वाटर का भी आयनाइजेशन हो जाता है इनटू H आयंस एंड OH नेगेटिव, बिल्कुल वैसे ही अमोनिया का भी आयनाइजेशन हो सकता है इनटू NH2 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। मगर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज वो याद रखती है वो ये है कि अमोनिया के केस में ये जो आयनाइजेशन है वो उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि वाटर के केस में होती है। तो अगर हम इस इक्वेशन के लिए H2O, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव और साथ में NH3, NH2 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव का K1 K2 देखें तो K1 is going to be far greater than K2। ठीक है, तो इसलिए अमोनिया के केस में जो आयनाइजेशन होती है वो कम होती है, इसलिए रीजन यही है कि लॉन्ग स्टैंडिंग पे ये अमोनिया आयनाइज कर जाएगा इनटू NH2 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, और फर्दर रिएक्शन क्या होगा, बिल्कुल जैसे कि
ऊपर हमने अल्कली मेटल और वाटर का रिएक्शन किया था, तो ये M पॉजिटिव है, ये NH2 नेगेटिव है, ये दोनों कंबाइन करके फॉर्म करेंगे अमाइड और इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाएगा हाइड्रोजन, तो ये फॉर्म करेंगे हाइड्रोजन गैस। मगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग पे होगा या हीट करने पे होगा या इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैटलिस्ट्स होगा, अदरवाइज ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन में अमोनिया इतनी जल्दी से आयनाइज नहीं करेगा, तो ये फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, आपको अब अंडरस्टैंडिंग है कि ये रिएक्शन और ये रिएक्शन बिल्कुल सेम पैटर्न पे होगी। ये एकदम से हो जाती है, ये एकदम से नहीं होगी, सिर्फ लॉन्ग स्टैंडिंग पे होगी या हीट या अंडर प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट होगा। अदरवाइज एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन में क्या होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन में ये होता है। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि वेल ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए थे इस केस में यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, अब उनको अगर ये आयनाइजेशन नहीं होगी तो ये नहीं होगा, राइट। अगर ये नहीं होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कंबाइन करने के लिए क्या मिला, H पॉजिटिव तो मिल नहीं रहा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अगेन ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, मगर ये अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो स्टेबलाइज करने के लिए इनको भी, जैसे कि M पॉजिटिव को अमोनिया का डायपोल दिखा, तो इस इलेक्ट्रॉन को भी अमोनिया का ही डायपोल दिखेगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि इसमें अब ये हाइड्रोजन एंड के साथ एक डायपोल फॉर्म करेगा, राइट। तो M पॉजिटिव नाइट्रोजन एंड से डायपोल, आयन डायपोल इंटरेक्शन हो रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन वाले एंड से डायपोल आयन इंटरेक्शन होगा, और इस तरीके से क्या होगा, ये हमारे पास अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अमोनिया मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। अब हमने इसीलिए इसको X और Y लिख दिया, क्योंकि जो नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स M पॉजिटिव को सराउंड कर रहे हैं उतना ही नंबर इलेक्ट्रॉन को भी सराउंड करेगा, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे X मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं, यहाँ पे Y मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमोनिया के कितने हो गए, X प्लस Y, जो कि अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करके फॉर्म कर रहे हैं M पॉजिटिव NH3X, दैट इज द अमोनिएटेड cation and electron with the ammoniated which has been ammoniated by the ammonia। ठीक है, तो ये रिएक्शन था अमाइड वाला। तो अब आप यहाँ पे ये डायग्राम देखेंगे तो अब आपको हमेशा ये याद रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल अगर सोडियम हो तो सोडियम क्या फॉर्म करेगा, Na पॉजिटिव, अमोनिया में उसको डाला तो उसके आसपास अमोनिया के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए, तो ये हमारे पास बन गया एक अमोनिएटेड कैटायन। ठीक है, और साथ में सोडियम से सोडियम आयन बना तो इलेक्ट्रॉन को लॉस हुआ, तो वो इलेक्ट्रॉन सराउंड हो गया अगेन अमोनिया के मॉलिक्यूल से। अब यहाँ पे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स का नंबर अलग, यहाँ पे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स का नंबर अलग, तो हमारे पास ये क्या बन गया, वेल हमारे पास ये बना एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ये अमोनिएटेड कैटायन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि इससे रिलेटेड है, जो आपको अंडरस्टैंड करनी है, वो ये है कि यहाँ पे अगर हम देखें कि हमने एक कैटायन डाला, हमने एक मेटल डाला था, ठीक है, और साथ में हमने क्या लिया था, लिक्विड अमोनिया। अगर इन दोनों की अगर आप वॉल्यूम को एड अप करो और आप कंपेयर करो सॉल्यूशन की वॉल्यूम, ठीक है, कंपेयर दैट विद द सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल इन अमोनिया। ठीक है, तो अगर आप उसके साथ कंपेयर करोगे तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, छोटा सा इलेक्ट्रॉन था, उसने एक्चुअली में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करनी थी, अगर हम मेटल के केस में देखते हैं तो बहुत सा कम। मगर अब यहाँ पे ये जब अमोनिएट हुआ, बहुत सारे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स इसके आसपास आ गए, तो उस केस में ये एक बहुत बड़ा सारा एरिया है जो कि खाली रह गया। ठीक है, तो इसके आसपास यहाँ पे एक कैविटी बन गई, एक होल बन गया, एक स्पेस क्रिएट हो गई, और वो अब स्पेस बढ़ने से क्या होगा, ये जो मेटल की सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट टुगेदर। ठीक है, और अगर वॉल्यूम ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम होगी।
right? So please do remember कि जो metal solution है that will be having a less density than the solvent and the solute because of the presence of ammoniated electrons in cavities formed by the electronic polarization between electrons and ammonia molecules. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और अब आपको ये रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है कि हमने एक अल्कली मेटल को अमोनिया में डाला, उसमें बने अमोनिएटेड केटायंस, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो अमोनिएटेड केटायन है ये क्या हो गया, Na पॉजिटिव NH3X, और ये क्या बन गया, NH3Y। ठीक है, और दोनों को हमने कंबाइन किया तो क्या बनेगा, Na प्लस X प्लस Y NH3। तो ये अब आपने रिएक्शन को समझ लिया और साथ में आपने दूसरी को भी समझ लिया कि अगर हम इस रिएक्शन इस मिक्स सॉल्यूशन को काफी देर के लिए पड़े रहने देंगे तो वेल ये जो अमोनिया है दैट विल बी ब्रेकिंग अप इनटू NH2 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन को फॉर्म कर देंगे। ठीक है, परफेक्टली क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रेट। होप अब ये दोनों इक्वेशंस आपको बिल्कुल क्लियर हैं। और हमारे पास जब अल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डालेंगे तो बनेंगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, मगर ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स लॉन्ग स्टैंडिंग पे सॉल्यूशन लूज कर देगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द अमाइड, राइट? तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन पे, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स और केटायंस दोनों मिलकर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स अगेन रिस्पॉन्सिबल हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए, और ये सब ये सॉल्यूशन लूज कर देगा ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग क्योंकि अमाइड फॉर्म होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज और जो कि याद रखनी है वो ये है कि अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया दिस इज आल्सो गोइंग टू एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट अगेन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर कोई भी सब्सटेंस के साथ हम इसे रिएक्ट करें तो वो सब्सटेंस अगर रिड्यूस हो जाए तो वो क्यों रिड्यूस होगा, क्योंकि वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से गेन कर सकता है, और अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो आसानी से गेन कर रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिसने वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिए, दैट इज द अल्कली मेटल। सो अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया दिस एक्ट्स एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सो एक चीज और है जो अभी हमने अंडरस्टैंड नहीं किया है, वो ये है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का ब्रॉन्ज कलर क्यों है, उसका मेटालिक क्लस्टर क्यों है, जबकि डाइल्यूट सॉल्यूशन का ब्लू कलर था, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्यों डायामैग्नेटिक है जबकि डाइल्यूट सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक थी। तो ऐसा क्या हुआ? वेल हमारे पास अगेन सॉल्यूशन वही रहेगी, सॉल्यूशन वही है कि हमने अल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डाला, मगर कितना डाला वो फर्क डाल रहा है। वो क्या फर्क डाल रहा है उसको अंडरस्टैंड करते हैं हम इस टेबल की हेल्प से। तो अगर हमारे पास एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कि हमने थोड़ा सा अल्कली मेटल को अमोनिया में डाला। अब वो थोड़ा सा कितना, वेल एक्सपेरिमेंटल डेटा ये बताता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो हम प्रॉपर्टीज ब्लू कलर एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देते हैं दैट इज लेस देन 1 मोलर, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमने अल्कली मेटल को अमोनिया में ज्यादा डाला, कितना ज्यादा डाला, मोर देन 3 मोलर। इन बिटवीन 1 मोलर टू 3 मोलर सिर्फ ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड की जो प्रॉपर्टीज है उसके बीच में एक रेगुलर ट्रांजिशन हो रहा है, धीरे धीरे से चेंज आ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एकदम से 1 मोलर तक ब्लू कलर था और जैसे ही आपने एक ड्रॉप और डाला और वो ब्रॉन्ज कलर हो गया, ऐसा यहाँ पे नहीं होता, वो धीरे धीरे चेंज आता है। वो चेंज क्या आता है, वेल वो अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन में इस तरीके से जब हमने अल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डाला था तो आयनाइजेशन हुई, ठीक है, एटम ब्रेक करके M पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फॉर्म किया, तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट? हमारे पास सपोजिडली ये एक ग्लास है जिसके अंदर हमने लिक्विड अमोनिया लिया है और उसके अंदर आपने अल्कली मेटल डाला, तो जितने भी एटम्स आप डालोगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते रहेंगे। जितनी देर तक ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर जा सकते हैं वो जाते रहेंगे, सो दैट कि उनके बीच में रिपल्शंस कम हो, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। मगर जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे उनके पास अवेलेबल स्पेस कम हो जाएगी, और अवेलेबल स्पेस कम हो जाएगी तो उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा बढ़ जाएंगी।
तो उन्हें क्या करना है, उन्हें अपनी रिपल्शंस को कम करना है। तो वो कम कैसे करेंगे? वो कम करेंगे एक दूसरे के साथ पेयरिंग अप करके। और पेयरिंग में आप जानते हो क्योंकि स्पिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पे आ गए और उनके बीच में रिपल्शंस भी कम है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वो पेयरिंग बढ़ेगी, और पेयरिंग बढ़ने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो कम होगा। यहां तक नंबर बढ़ रहा था फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पे वो नंबर कम होने लग गया। और जब तक हम 3 मोलर तक पहुंचे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? पेयर अप हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वो डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, जबकि यहाँ पे वो अनपेयर्ड थे तो पैरामैग्नेटिक थे। और यहाँ पे अभी ट्रांजिशन हो रहा है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो है, मगर वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर धीरे धीरे कम होकर अल्टीमेटली डायामैग्नेटिक पे पहुंच जाएगा। ठीक। अब सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास वो कलर जो कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसकी वजह से वो कलर में भी चेंज आएगा। और तो यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन में वो ब्लू कलर था, 1 to 3 मोलर में हम देखते हैं कि ब्रॉन्ज कलर डेवलप हो रहा है विच इज फ्लोटिंग ओवर द ब्लू कलर, और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में वो ब्राउन्स कलर हो जाएगा। ठीक, परफेक्टली फाइन। अब अगेन डाइल्यूट सोल्यूशन गुड कंडक्टर है, आप जानते हो, दोनों की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों देव आयंस भी ऑल्सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दोनों ही अमोनिएटेड कैटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेंस। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, उनकी पेयरिंग शुरू हो जाएगी, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी एज द कंसेंट्रेशन वुड इंक्रीजिंग। मगर फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि पहले कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, फिर हमने कंसेंट्रेशन बढ़ाई, कंडक्टिविटी कम हुई, फिर हम और कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ये एकदम से कंडक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू ये सोल्यूशन वाले केस में जहां पे डाइल्यूट सोल्यूशन था। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास मेटल था वो एग्जिस्ट कर रहा था एज अमोनिएटेड कैटायन। ठीक है। अब जैसे जैसे पेयरिंग शुरू हुई तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स ने जब पेयर अप किया तो ये जो M पॉजिटिव हैं ये भी उस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक दूसरे के साथ बॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे इनके बीच में मेटालिक बॉन्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं और ये एग्जिस्ट करेगा एस M2। और कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो एक M3 और ऐड हो जाएगा, और कंसेंट्रेशन बढ़ेगी एक और M पॉजिटिव ऐड हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे कंसेंट्रेशन बढ़ती है तो ये सोल्यूशन के अंदर ही मेटल आयन क्लस्टर फॉर्म करने लगता है ग्रुप्स के अंदर, और उन ग्रुप्स के अंदर मेटल आयंस के बीच में मेटालिक बॉन्ड्स हैं और आसपास उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो क्या बिहेवियर हो गया? वो बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर हो गया जो कि एक मेटल के अंदर होता है। तो मेटल के अंदर क्या होता है? मेटल के अंदर हमारे पास एक जो मेटल के आयंस होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इस तरीके से, उनके बीच में मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो रिस्पॉन्सिबल है कंडक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि ये मेटल आयन क्लस्टर्स बन गए तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो मेटल की प्रॉपर्टीज ही शो करने लग गया, एंड मेटल इज गोइंग टू बी मच मोर कंडक्टिंग देन इट्स ओन सोल्यूशन। ओके, सो वी विल बी सीइंग कि केस ऑफ अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, चाहे वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए मगर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई क्योंकि यहाँ पे वो एज अ मेटल प्रॉपर्टीज शो करने लग गया। ठीक है। और मेटल की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, वो हमारे पास क्या प्रूफ है? मेटालिक क्लस्टर शो कर रहा है। वो मेटालिक क्लस्टर आया ही इसलिए क्योंकि ये मेटल आयन के क्लस्टर्स बन गए। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को सारे का सारा कंसेप्ट अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। सो अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो इट इज टाइम फॉर द लेक्चर रिव्यू क्वेश्चंस। यहाँ पे आपके पास आज 3 क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको आंसर करना है, और आप सब जानते हो, अगर आप पिछले लेक्चर्स देखते आए हो, कि आपको इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट करने हैं, तभी मैं आपको इनका करेक्ट आंसर दूंगी, नहीं तो नहीं देने वाली। राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सोडियम मेटल ऑन डिसोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, दिस गिव्स ब्लू color due to the formation of ammoniated electron soda white sodium ammonium complex sodium ion ammonia complex। और ये JEE Mains 2019 का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक एम्स का क्वेश्चन है. On dissolving moderate amount of sodium metal in liquid ammonia at low temperature, which one of the following does not occur? Blue colored solution is obtained. Sodium ions, they are formed in solution. Liquid ammonia becomes a good conductor of electricity. Liquid ammonia remains diamagnetic. नेक्स्ट क्वेश्चन एक मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे सही होगी, सो प्लीज अपने आंसर्स को ध्यान से मार्क कीजिएगा. द स्टेटमेंट गिवन बिलो पर्टेन टू अ solution of an alkali metal in liquid ammonia. The blue solution is highly conducting due to the presence of ammoniated electrons and ammoniated cation. The blue solution is highly conducting due to the presence of ammoniated electrons only. The blue solution is highly conducting due to the presence of ammoniated cations only. The blue solution is paramagnetic due to the presence of unpaired electrons in the cavities in ammoniacal solution. तो यहाँ पे एक से ज्यादा क्वेश्चन सही है, सॉरी ऑप्शन सही है. सो लास्टली बिफोर लेक्चर को फिनिश करें, हमारा हैव एन एज सेक्शन फॉर यू. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेल यहाँ पे हम आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि आपने कहीं ना पढ़ी हो और आपको एग्जामिनेशन में वो बहुत हेल्पफुल हो. तो वो कैसी इंफॉर्मेशन है? सबसे पहली चीज, प्लीज डू रिमेंबर कि अल्कली मेटल्स की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया इज गोइंग टू इंक्रीज डाउन द ग्रुप. लिथियम की सबसे कम सॉल्युबिलिटी होगी, सीजियम की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी. एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि रिड्यूसिंग पावर ऑफ द अल्कली मेटल्स इन अमोनिया से रिलेटेड है. वेल अभी मैंने आपको बताया कि अल्कली मेटल्स वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं इन लिक्विड अमोनिया. मगर उसके आपको अगर कुछ एग्जांपल्स दूं जो कि आपको बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, तो सबसे पहले गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं ये एलिमेंट्स के ऑफ ग्रुप 14, 15, 16. काफी सारे ऐसे इनके कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ जो कि आप याद रख सको कि सल्फर को अगर हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वह सोडियम के साथ सल्फर कंबाइन करके फॉर्म करेगा सोडियम सल्फाइड. तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे -2. तो सल्फर की क्या हो रही है? रिडक्शन. कॉज कौन कर रहा है? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया. ठीक है. अब ये इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कि वेल ये एरोमेटिक रिंग को भी रिड्यूस कर सकता है और उस रिडक्शन का जो नाम है वो है बर्च रिडक्शन. वेल ये आप पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक में, आपको मैं डिटेल्स भी नहीं बताने वाली हूँ यहाँ पे, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको पढ़ोगे ही, मगर जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको सोडियम इन लिक्विड अमोनिया हमेशा याद रहेगा. ठीक है. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, हमारे पास जब एल्काइंस को ट्रांसएल्कीन्स में रिड्यूस करना हो तो उस केस में भी सोडियम इन लिक्विड अमोनिया दिस एक्ट्स एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. और ये एक बहुत यूजफुल कंपेनियन है टू द लिंडलास कैटलिस्ट, क्योंकि लिंडलास कैटलिस्ट जो रिडक्शन करता है वो है एल्काइंस टू सिस एल्कीन्स. मगर अगर हमें ट्रांस में करना हो तो हमें क्या चाहिए है? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया. तो अगेन ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है और जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको सोडियम इन लिक्विड अमोनिया फिर से याद आ जाएगा. सो डबल फायदा, 2 बार रिविजन होगी. ठीक है. तो इस तरीके से हम यहाँ पे आपके लिए वो कंसेप्ट्स लेके आते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर उनकी कनेक्टिविटी नहीं बनाई जाती जब उनको पढ़ाया जाता है. सो ये जो रिडक्शंस हैं जो लिक्विड अमोनिया में हम कर रहे हैं वो हम वाटर में क्यों नहीं कर सकते? सो उसके लिए प्लीज डू रिमेंबर कि अल्कली मेटल्स दे आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स देन हाइड्रोजन, तो दे विल रिएक्ट विद वाटर एंड लिबरेट हाइड्रोजन. तो सोडियम अगर वाटर के साथ यहाँ पे हो तो सोडियम और वाटर हो तो वेल क्या होगा? सोडियम और वाटर ही आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर देंगे? NaOH और H2 लिबरेट होगा. तो वहां पे वो सल्फर की रिडक्शन नहीं होगी, सल्फर से Na2S नहीं बनेगा, NaOH और हाइड्रोजन ही बन जाएगा. इसलिए ये यहाँ पे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया का इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस है. So please do remember again कि reducing power of the alkali metal in ammonia is going to be much greater than the reducing power of alkali metal in water, because water acts as a stronger reducing agent than ammonia, or ammonia is going to be helpful
in improving the reducing powers of the alkali metal. So that would be all for this lecture. I hope आप लोगों ने ये लेक्चर एंजॉय किया, आप लोगों को अच्छे से हर चीज समझ में आ गई. इन केस आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं. अपना फीडबैक जरूर दीजिए. अपने आंसर्स तो आपको पोस्ट करने ही करने हैं कमेंट सेक्शन में. और अगले लेक्चर के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे द मोमेंट वी पुट अप द नेक्स्ट लेक्चर फॉर यू. ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक इट, गिव इट अ थम्स अप. नहीं अच्छा लगा तो थम्स डाउन ऑल्सो, सो दैट कि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें. सी यू अगेन. हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस यू.